प्रश्न नंबर 1, पर्वत अपना प्रतिबिंब तालाब में क्यों देख रहा है? जैसा कि हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो पर्वत होते हैं वो निर्जीव होते हैं। वो अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकते हैं? प्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई। जिस तरीके से हम दर्पण में, शीशे में अपनी परछाई देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं उसमें, उसी तरीके से कविता में बताया गया है कि जो तालाब है, जो उसमें पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो वो क्यों देख रहा है, इसका उत्तर हमें देना है। पावस ऋतु के आने पर, पावस यानी कि वर्षा ऋतु के आने पर पर्वत का जो सौंदर्य है वह द्विगुणित हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। उस पर सहस्रों पुष्प पुष्प खिल उठते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा है बारिश होती है किस तरीके से छोटे छोटे पौधे पनपने लग जाते हैं, हरियाली ही हरियाली होती है, फूल आ जाते हैं उन पर। पर्वत तो मानो स्वयं के सौंदर्य पर मुग्ध ही हो जाते हैं और वे अपने चरणों में बहने वाले तालाब में अपना प्रतिबिंब जो है निहारते हैं, क्योंकि तालाब जो है वो दर्पण की भांति निर्मल और पारदर्शी होता है। तालाब के स्वच्छ जल में पर्वत को स्वयं का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगत हो रहा है। वह स्वयं पर प्रफुल्लित यानी कि खुश कुसुमों को तालाब में निहार कर प्रसन्न हो रहा है। अब जो तालाब है और ये जो पर्वत है, यहाँ पर पर्वत जो है इसमें अपनी परछाई देख रहा है। और परछाई क्यों देख रहा है? आप देखेंगे तालाब जो ताल है उसमें बहुत ही साफ निर्मल पानी होता है, पर्वतों का इलाका है, तो फिर इस वजह से उसमें जो प्रतिबिंब आप देखेंगे, एक इमेजिनेशन है कि पर्वत जो है अपने आप को उसमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। और जो उसमें फूल खिले वो उसकी हजारों आंखें बन चुकी हैं। तो इस तरीके से पर्वत जो है अपने आप को निहार रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही सौंदर्यवान समझ रहा है इस वक्त। पारदर्शी और निर्मल पानी में अपने आप को, उस स्वच्छ जल में प्रतिबिंब अपना देख रहा है पर्वत, और खूब प्रफुल्लित है, खुश है। और उन कुसुमों को, प्रफुल्लित कुसुमों को तालाब में निहार कर वो प्रसन्न होता है तालाब, इसी वजह से वो देख रहा है। प्रश्न नंबर 2, पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है? पावस ऋतु में यानी कि वर्षा ऋतु में पर्वतों का नहीं, आप देखेंगे कि बहुत भीड़ भड़ाके वाले जो इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पर भी आप थोड़ा हरापन तो देख ही लेते हैं। लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जैसे हमारा गांव हो गया, या फिर जो पर्वतीय इलाके होते हैं, वो और भी ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा है, पावस ऋतु में ही पर्वत प्रदेश का जो रूप है वो क्यों परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है? तो पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की प्रकृति प्रतिपल, प्रतिपल यानी हर पल, अपना नया वेश ग्रहण करती दिखाई देती है। जितनी बारिश होगी रूप बदलता जाएगा और भी अच्छा होता जाएगा। आप देखोगे चारों तरफ धुंध है, बादल घूम रहे हैं, और थोड़ा सा ठंड सा जो है आपको एहसास कराएगा पर्वतीय इलाका। जब बारिश होएगी तो आप नॉर्मल जगहों पर जहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाके वाली जगह है, बारिश होएगी तो आपको अच्छा लगेगा, मौसम सुहाना हो जाएगा। लेकिन पर्वतीय प्रदेश में तो कुछ और ही बात हो जाती है। क्षण में बादलों का घिरना, वर्षा होना, फिर पुनः वातावरण का साफ और स्वच्छ हो जाना, फिर धूप खिल जाना, फिर पर्वतों पर ये सब तो आम घटनाएं होती हैं। अत्यधिक ऊंचाई के कारण मौसम का परिवर्तन वहाँ एक सामान्य क्रिया है, जो वर्षा ऋतु में और भी अधिक तीव्र हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाई, जाहिर सी बात है, पर्वतीय इलाकों में जा रहे हैं, वो थोड़े ऊंचे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर मौसम का प्रभाव जो है ज़्यादा जल्दी दिखाई देता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देता है और ज़्यादा की फॉर्म में दिखता है। प्रश्न नंबर 3, पर्वत प्रदेश में पावस कविता की जो पंक्ति है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर का, आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि कविता जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने इस पंक्ति का अर्थ समझा था कि इतना धुंध है, बादल इतने आसपास दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जो आसमान है वो धरती पर, सारा का सारा अंबर जो है आकर टूट पड़ा है। भू पर अंबर टूटने का अर्थ है कि बादलों का धरती पर आक्रमण करना, अर्थात मूसलाधार वर्षा होना। पर्वतीय अंचल में अचानक बादलों के घिरने से पर्वत जो है वो अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य यानी गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है। केवल झरनों का शोर ही शेष रह जाता है। पृथ्वी और आकाश एक हो जाते हैं। ऐसे में अचानक तेज वर्षा का होना कवि को लगता है मानो भू पर अंबर टूट पड़ा हो। अब यहाँ पे पृथ्वी और आकाश एक हो जाते हैं। कैसे? जो बादल है, जो धुंध है, सब आपको अपने इतने नजदीक दिखाई देगा कि धरती और आसमान में कोई फर्क से ही नहीं रह जाता। इस वजह से पृथ्वी और आकाश एक से हो गए, ये ऐसा महसूस होता है। प्रश्न नंबर 4, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी, वर्णन कीजिए। ऐसा है कि जब वर्षा ऋतु है या फिर और भी आप सर्दी के मौसम में जा रहे हैं, देख रहे हैं बर्फ गिर रही है, आप वो देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप 4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएंगे,
और इतने दिन का जो है जो एक लाइफ चेंजिंग नज़ारा जो होता है वो इंजॉइंग लगता है। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनके जीवन में इसकी वजह से क्या समस्याएं आती हैं वो हमें बताना है। तो पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है तो वहाँ क्षण क्षण प्रकृति अपना वेश बदलती दिखती है। कभी धूप चमकती नजर आती है तो कभी सूर्य बादलों की ओट में छिप जाता है, कभी प्रकृति का सुहावना रंग दिखाई देता है तो कभी इतने घने बादल छा जाते हैं कि पर्वत तक अदृश्य हो जाते हैं। मात्र झरनों का शोर सुनाई देता है सिर्फ। आप देखेंगे, आप पर्वतीय इलाकों में जाएंगे, कभी भी आपने कभी वाटरफॉल देखने के लिए गए हो तो दूर से ही वाटरफॉल की आवाज़ जो है आपको आ जाती है। आप अंदाज़ा लगा देते हो कि इस दिशा में जो है वाटरफॉल है, मिल गया है, आप जाते हो उसे देखने के लिए, एंजॉय करते हो। तो मात्र झरनों का शोर रह जाता है क्योंकि इतना शांत इलाका है, बिल्कुल भीड़ भड़ाका नहीं है, शांत है माहौल। और इस तरीके से जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनका प्रभाव वो ज़्यादा दिखता है। अचानक घनघोर वर्षा होने लगती है, निसंदेह पर्वतों की प्रकृति के बदलते दृश्य जो है सुहावने से लगते हैं। पर्यटकों यानी कि जो वहाँ घूमने आते हैं तो वो पर्यटक जो है उनको आकर्षित भी करते हैं, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए ये मौसम जो है कठिनाइयों का कारण भी बन जाता है। वर्षा ऋतु में बादलों का जो फटना, चट्टानों का खिसकना, बर्फीले तूफानों का आना, ये सब एक आम समस्या है जिसमें गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। फिसलन भरे रास्तों के कारण यातायात व्यवस्था ठप पड़ जाती है, जिससे रोजमर्रा के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उचित समय पर नहीं मिल पाते हैं। चिकित्सा सुविधाएं नहीं ना पहुंचना, संचार व्यवस्था का ठप हो जाना। आप देखेंगे एक दिन के लिए भी अगर आपके आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ना रहे तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके के मौसम में संचार व्यवस्था बहुत ठप होती है और उस तरीके के जीवन से रूबरू होना पड़ता है। सड़कों का टूटना, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका सामना इन पर्वतीय अंचल में रहने वाले लोगों को करना ही पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, कविता पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी जो ये कविता है इसमें जो सार्थकता है निहित है वो हमें स्पष्ट करना है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता जो है वो प्रकृति के परिवर्तन पर प्रकाश डालती है कि किस तरीके से वर्षा ऋतु में प्रकृति में बदलाव होते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका बदलाव देखने को मिलता है। प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है। यहाँ प्रकृति के सुंदरतम रूप का वर्णन भी किया गया है और उसके भयानक रूप का भी चित्रण किया गया है। इस कविता की जो सार्थकता है वो ये कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त दी गई प्रकृति को संभाल के रखना चाहिए, इसे प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा इनका विनाश हो जाएगा और हमारा जीवन भी जो है खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना हमें। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का जो प्रतिपाद्य है वो इस प्रकार है कि इस कविता के जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उन्होंने पर्वतीय स्थल का दृश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि मानो कोई अपनी आंखों से पर्वतों के पास बैठकर देख रहा हो। अब जो ये प्रतिपाद्य है, आपने ओवरऑल कविता में जो विषय पढ़ा है, जो कविता के अंतर्गत बताया गया वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में अनेक परिवर्तित दृश्य देखने को मिलते हैं। पर्वतों की तलहटी में स्थित निर्मल जल से भरे तालाब में पर्वतों की श्रृंखलाएं और उनकी बर्फ से ढकी व कुछ काले भूरे सफेद बादलों से ढकी चोटियां एकदम साफ दिखाई देती है। आजकल तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, चाहे आपके इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको व्लॉग चैनल्स मिल जाएंगे जिस पर वो जहाँ पर भी घूमने जा रहे हैं आपको वीडियोस दिख जाती हैं। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिसको लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। घूमना फिरना जो है लोगों का शौक है, पैशन भी बन गया है आजकल। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों से, पहले लोग जो है बहुत सिमटी हुई जगहों पर जिनका ज़्यादा नाम होता है वहीं पर जाया करते थे, लेकिन आजकल हर एक चीज़ एक्सप्लोर की जा रही है। लोग नई नई जगहों पर जा रहे हैं और नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रकृति की खूबसूरती से रूबरू हो रहे हैं और हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, हर कोई वाकिफ़ है। और आपने देखा ही है कि किस तरीके से जो नेचर में खूबसूरती है, हर कोई आजकल, अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं देखने के लिए तो आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है, वो कोई फिल्म नहीं है जहाँ पर आपको बनावटी चीज़ें दिखाई जा रही है। लोग अपने रियल एक्सपीरियंस को बहुत ही शॉर्ट टाइम वीडियोस में शेयर कर देते हैं। तो हर कोई रूबरू है, हर कोई आजकल चीज़ें जानता है। जो दर्पण के समान तालाब सा दिखता है और इस तरीके से पहाड़ों के पास ताल का होना, ये सब चीज़ें जो है हर कोई जानता है, देख रहा है।
किसी न किसी फॉर्म में। गिरते हुए झरनों की जो ध्वनियाँ हैं वो मदमस्त करती हैं और पानी की बूंदें मिलकर एक मोतियों की माला सी दिखाई देती हैं। पर्वतों पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कुछ आकाश की ओर वो देख रहे हैं। और आप देखेंगे पर्वतीय इलाकों में जब जाने लगेंगे तो आपको रास्तों से ही लंबे लंबे पेड़ दिखना शुरू हो जाएंगे। वो ऐसे लंबे पेड़ होते हैं कि आप वो ऊंचाई पर जाकर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं ऐसा लगता है वो आसमान से बातें कर रहे हैं और जैसे कुछ चिंता करते हुए झुक गए हैं। बादल आए घनघोर वर्षा करके ना जाने कहाँ चले जा गए। घनघोर वर्षा में केवल झरने की आवाज सुनाई देती है और इस घनघोर वर्षा के कारण ऊंचे ऊंचे शाल के जो पेड़ हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। चारों तरफ धुआं सा छाया हुआ है कि मानो तालाब से भाप उठ रही हो। पर्वत क्षेत्र में ये सब बदलते दृश्यों को देख ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो इंद्रजाल हो। और इस तरीके से प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा जो है हर कोई इसके वश में आ जाता है। प्रश्न नंबर 7 लेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, वर्षा ऋतु में इंद्र की जो जादूगरी है उसके 2 उदाहरण दे रहे हैं। इंद्र देवता जो कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, तो उनकी जो जादूगरी है जब वो वर्षा करते हैं तो उसके जो उदाहरण है वो पेश करने हैं। पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु में पल पल परिवर्तित अलौकिक यानी ईश्वरीय दृश्य, ईश्वरीय जो प्रभाव है वो दिखता है। दृश्य इंद्रदेव की ही जादूगरी है। बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि पर्वत को भी ढांप लेते हैं तथा जोर से बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत जो है वो पंख लगाकर उड़ गए हों और आगे बादल छा जाते हैं और वो भी धुंधले हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पर्वत जो है वो भी पंख लगाकर अब उड़ गए हों। जब आकाश में मेघ घिर आते हैं तब घनघोर वर्षा के कारण लगता है कि धरती पर अब आकाश टूट पड़ा है। प्रश्न नंबर 8, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल थीम जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में जो है कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में पल पल परिवर्तित होते हुए रूप और सौंदर्य को यथार्थ व सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है और बादल के आते ही वहां दृश्य अपना रूप पल पल बदलता है ये दिखाया है। प्रश्न नंबर 9, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में पावस ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या परिवर्तन होते हैं वो हमें बताना है, जो हमें कविता में हमने पढ़ा है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल नया वेश ग्रहण करती है। चारों ओर मेखलाकार पर्वत है, मेखलाकार यानी घुमावदार। आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जब आप अपनी गाड़ियों से जाएंगे तो आप देखेंगे घुमावदार रास्ते होंगे। तो पहाड़ भी जो है ऐसे ही एक के बाद एक हैं, जिसकी वजह से घुमावदार रास्ते भी हमें मिलते हैं। उन पर सहस्रों फूल खिले हुए हैं। पर्वत के नीचे तालाब है जिसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पर्वत पर उगे हजारों पुष्प पर्वत के हजारों नेत्रों के समान है। यानी पर्वतों पर वर्षा के कारण जो हरियाली आई है और उस हरियाली में जो पुष्प खिले हुए हैं वो हजारों पुष्प, एक दो पुष्प तो नहीं खिलेंगे, हजारों पुष्प खिल जाते हैं तब। अब वो ऐसा लगता है वो हजारों नेत्र हैं, आंखों का काम कर रहे हैं। और वही आंखें जो हैं वो तालाब में झांक कर, ताल में झांक कर ऐसा लगता है पर्वत जो है अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। पर्वत पर उगे जो शाल के वृक्ष हैं एकटक आकाश की ओर देखते हुए कुछ चिंतित और उदास लग रहे हैं। देखते ही देखते प्रकृति अपना रूप बदलती है। चारों ओर घनघोर काली घटाएं छा जाती हैं। बादलों की सघनता के कारण पर्वत व झरने अदृश्य हो जाते हैं। केवल झरनों का स्वर ही उन्हें सुनाई पड़ता है। तेज वर्षा के आरंभ होने पर ऐसा लगता है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा है और शाल के जो वृक्ष है वो भी भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। बादल तालाब से उठने वाले धुएं का आभास दे रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब में आग लग गई हो और पल पल बदलते जादुई दृश्य को देखकर लगता है कि इंद्र बादल रूपी वाहन में बैठकर अपना जादू का खेल दिखा रहे हो। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोल दें तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में तो आपके सामने पर्वत है और बड़े बड़े वृक्ष हैं, लंबे लंबे वृक्ष हैं और चारों तरफ जो नज़ारा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन वर्षा के कारण धुंध हो गई। अब धुंध की वजह से सब कुछ जो है अदृश्य हो गया, दिख ही नहीं रहा है। अब उसी को कवि जो है इमेजिनेशन में लाकर अब इसको हमें बता रहा है। ऐसा लग रहा है जो ताल का पानी है उस धुएं के कारण जलकर राख हो गया, खत्म हो गया, भाप बन गया है। मतलब आग से जल के पानी तो भाप बन जाएगा और उसके बाद जो पौधे हैं वो ऐसा लग रहा है वो जमीन में धंस गए हों। तो इस तरीके से वो इमेजिन कर रहा है कवि और इस तरीके से इस खूबसूरती का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में झरने पर्वत का गौरव गान कैसे करते हैं। जो झरने होते हैं वो पर्वत का गौरव गीत कैसे करते हैं, कैसे उसके गौरव को बढ़ाते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के अनुसार पर्वतों से झरने निरंतर बहते रहते हैं जिनमें निर्मल और शीतल पानी होता है।
गिरते हुए झरनों की ध्वनि बड़ी ही मनमोहक होती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि झरने पर्वतों का गौरवगान करने के उद्देश्य से कोई मधुर गीत गा रहे हों। उनके पर्वतों से गिरने में एक जैसा स्वर और ताल व लय होती है। यानी जब भी हम सभी ने झरने देखे होंगे और झरनों की आवाज़ ऐसी होती है कि वो बहुत तेज वॉल्यूम में होते हैं, लेकिन वो कानों को हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ तो माहौल शांत होता है, फिर झरने की आवाज़ जो है एक लय से आती है और वो इतनी मीठी लगती है क्योंकि उसमें प्रकृति का सौंदर्य भी मिला होता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो पर्वतों के लिए कोई गौरव गीत गा रहे हों। प्रश्न नंबर 11, शाल वृक्षों के डरने का कारण स्पष्ट कीजिए। पर्वतीय प्रदेश में चारों ओर काले काले घने बादलों के छा जाने और मूसलाधार वर्षा होने से पर्वत, झरने, शाल के वृक्ष और आकाश आदि कुछ भी दिखाई नहीं देते, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आसमान धरती पर टूट पड़ा और इस घटना से डरकर ही शाल के वृक्ष जो है धरती में धंस गए हों। तो बादलों के घिर जाने की वजह से और धुंध होने की वजह से जब शाल के वृक्ष नहीं दिखते तो ऐसा लगता है कि शाल के वृक्ष जो है डर के वो जमीन में धंस गए हों। प्रश्न नंबर 12, कवि ने रवशेष रह गए हैं निर्झर, यानी कि शोर, रव का मतलब शोर, शेष मतलब बाकी रह गए हैं, निर्झर जो झरने हैं उनका ही शोर बाकी रह गया है। क्यों कहा ऐसा कवि ने? रवशेष रह गए हैं निर्झर, ये कथन कवि ने इसलिए कहा है कि चारों तरफ बादलों में के छा जाने से तथा वर्षा होने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और सिर्फ केवल झरनों की आवाज़ ही सुनाई देती है। अब आप इमेजिन करें कि चारों तरफ धुंध है, झरना भी नहीं दिख रहा है, धुंध होने की वजह से सिर्फ झरने की आवाज़ आ रही है, तो कितना अजीब सा और खूबसूरत सा ये माहौल है जो देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ झरने की आवाज़ है ना, और ऐसा जो प्राकृतिक सौंदर्य उसको देखना। प्रश्न नंबर 13, इंद्र जादूगरी का खेल कैसे खेल रहे हैं? आसमान में चारों तरफ घटाएं घिराई हैं, कुछ काली हैं और कुछ भूरी हैं। कुछ घटाएं आपस में मिलकर घनघोर वर्षा कर रही हैं, तो कुछ घटाएं आपस में टकराकर बिजली की कड़क और दमक पैदा कर रही हैं। इन सबको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि इंद्र देवता बादल रूपी यान में बैठकर इधर उधर घूमकर अपनी जादूगरी का खेल दिखा रहे हैं। तो ऐसा लगता है इंद्र देवता जो है बादल में घूम रहे हैं और अपने यान में जो है वो बैठकर चारों तरफ जो है इस तरीके से घटाओं को बिखेर रहे हैं और वर्षा कर रहे हैं धरती पर। प्रश्न नंबर 14, कवि सुमित्रानंदन पंत की भाषा शैली एवं साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो है वो प्रकृति के, प्रेम के और कल्पना के कोमल छायावादी कवि हैं। उनका काव्य जो है रोमांटिक तथा व्यक्ति प्रधान है, और रोमांटिक और व्यक्ति प्रधान इसलिए है क्योंकि ये छायावादी कवि हैं, और ये छायावादी कवियों की भी और कविताओं की विशेषता होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया और छायावादी कविता की मुख्य जो विशेषता है उसमें प्रकृति का वर्णन मिलता है, प्रेम का वर्णन मिलता है, कल्पना का वर्णन मिलता है, और व्यक्ति प्रधान होता है, यानी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और रोमांटिक होता है। तो यही होते हैं छायावादी गुणों को। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने भी अपनी कविता में यही दिखाया। यहाँ पर व्यक्ति प्रधान है, रोमांटिक है, कल्पना है, प्रेम है, प्रकृति है। प्रकृति का जैसा भी सुंदर, कोमल और सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया है। प्रकृति के बाद उन्होंने अपने काव्य में नारी सौंदर्य को स्थान दिया। तत्पश्चात वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए, यानी कि छायावाद के बाद फिर वो प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। तो उन्होंने शोषकों के प्रति क्रोध और दलितों के प्रति सहानुभूति, यानी जब प्रगतिवाद आया तो प्रगतिवाद की जो कविताओं की विशेषता है वो ये कि वहाँ पर शोषकों के प्रति उन्होंने अपना क्रोध, शोषक कौन होते हैं? जो छोटे तबकों पर अपना प्रभाव जमाते हैं, उनसे जबरदस्ती करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो उसके प्रति उन्होंने अपना क्रोध दिखाया। दलितों के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई अपनी, और उस भाव को व्यक्त किया है, जो कि उनकी प्रगतिवादी कविताओं की विशेषताएं हैं। अंत में वे अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। अध्यात्म यानी ईश्वरीय पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ जाते हैं, और उनका मानवतावाद सारी मानवता को एक करना चाहता है। पंत जी शब्दों के कुशल शिल्पी माने जाते हैं। जो पंत जी हैं वो शब्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्किल्स के बेसिस पर उसको इतने आप कह सकते हैं इतने काबिल तारीफ तरीके से प्रयोग करते हैं। वो शिल्पकार हैं। जिस शिल्पकार किसे कहते हैं? जैसे कि एक अनगढ़ पत्थर को एक शिल्पकार जो है एक मूर्ति का रूप दे देता है, वैसे ही पंत जी हैं जो एक साधारण से साधारण शब्द को उठाकर और कठिन से कठिन शब्द को उठाकर उसको ऐसा शिल्पकारी दिखाते हैं उसमें कि वो उसमें जैसे जान सी आ जाती है। वे शब्दों की आत्मा तक गहरे से पहुंचते हैं, और उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता होती है। वे कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंत जी ने अपनी कविता में उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का अति सुंदर प्रयोग किया है, और ये सारे अलंकार हमने चैनल पर डिस्कस किए हैं। आप वीडियोस देखें, वहाँ पर हमने MCQs लिए हैं और 1 वर्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं।
किससे रिलेटेड? अलंकार से रिलेटेड। आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए। 10th क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, आप देखें और आप इसे अपने एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 15 लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता की जो विषय वस्तु है उसको अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि अभी हमने प्रतिपाद्य पढ़ा और उसका सेंट्रल थीम क्या है, सब कुछ एक ही बात होती है। प्रश्नों को घुमाकर उसमें नए नए शब्द ऐड कर देने से प्रश्न का भाव वही होता है, सिर्फ एक नए शब्द उसमें जुड़ जाते हैं तो बच्चे जो है घबरा जाते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, ये सब कुछ एक ही बात है, सारे प्रश्न जो है एक ही बात है, सब में दोहरा दोहरा के वही उत्तर आ रहे हैं आप देखेंगे। लेकिन फिर भी आप सारे ये प्रश्न जो है डिस्कस करोगे, आपको पढ़ने मात्र से ही जो है सारे उत्तर खुद याद होते हुए महसूस होंगे, आप सारे पॉइंट याद होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको पाठ समझ में आ गया, आपने इतने प्रश्न जो है डिस्कस कर लिए, साथ में पढ़ लिए, सुन लिए, तो आपको सारी चीजें दिमाग में रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है करने के लिए? जितना आप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में वो चीजें बैठ रही होती हैं। तो अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कविता में पावस ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र के क्षण क्षण परिवर्तित होते हुए सौंदर्य की मनोरम यानी कि मन को भाने वाली झांकी प्रस्तुत की गई है। मेखलाकार पर्वत अपने ऊपर खिले हुए फूलों के दृगो यानी कि आंखों के माध्यम से चरणों में स्थित तालाब के जल में अपनी शोभा को निहारता दिखाई देता है। तालाब का जल जो है दर्पण की भांति है। पर्वत प्रदेश में झरने झरझर कर नाद करते रहते हैं। ये झरने पर्वतों का यशोगान करते प्रतीत होते हैं। झरनों के स्वर में नई मस्ती, जोश तथा उत्साह है। इन झरनों की बूंदें मोतियों के हार के समान लगती है। ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष जो है पर्वत के हृदय में पल रही महत्वाकांक्षाओं के समान है। ये वृक्ष जो है नीले आकाश को एकटक निहार रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी चिंता में डूबे। तभी अचानक विशालकाय पर्वत धुंध में गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि पर्वत जो है वो बादलों के पंख लगाकर उड़ गया हो। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नीला आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। वातावरण में चारों ओर गहरी धुंध छा जाती है। इसमें पर्वत, तालाब तथा सब गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि तालाब में आग लग गई और उससे का धुआं उठ रहा है। ये सब दृश्य जादुई प्रतीत होते हैं। लगता है जैसे इंद्र ये सब जादू दिखा रहा है। यहाँ कवि प्रकृति के अद्भुत बिंब को प्रस्तुत करता है और यहाँ पर भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर यानी कि ईश्वर जो है अपने जादू से यहाँ पर एक प्रकृति का जो सौंदर्य दिखाता है वो प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस तरीके से उत्तर को, यहाँ पर कॉमन थीम है, पूरी कविता में जो बात बताएगी वही हर उत्तर में दोहराया जा रहा है। प्रश्न नंबर 16 है टूट पड़ा भू पर अंबर के माध्यम से कवि क्या दिखाना चाहता है टूट पड़ा अंबर, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पंक्ति द्वारा कवि जो है वर्षा के विकराल रूप को दिखाना चाहता है। कवि कहता है कि वर्षा इतनी तेज गति से हो रही है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। कवि ने इस पंक्ति के द्वारा पर्वतीय इलाके में वर्षा के बाद होने वाले स्वर की अनुभूति करवाने का सफल प्रयास किया है। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, बहुत ही, इसमें कुछ भी इतना कठिन नहीं है और कई बार ये प्रश्न डिस्कस हो चुका है। प्रश्न नंबर 17 पर्वत प्रदेश में पावस कविता में व्यक्त पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण करना है। यानी पर्वतों का जो रूप स्वरूप यहाँ पे बताया गया वो बताना है हमें। मेखलाकार पर्वत अर्थात पर्वत जो है वो करघनी के आकार का है, जिसके चरणों में एक पारदर्शी दर्पण रूपी ताल है। पर्वत जो है अपना प्रतिबिंब ताल में अपने सहस्र दृग रूपी सुमनों यानी कि फूलों से निहार कर अचंभित भी हो रहा है। मोती की मालाओं के समान सुंदर झरने कल कल की ध्वनि कर पर्वत के गुणगान करते हुए प्रतीत हो रहे। वर्षा होने पर पर्वत जो है बादलों से घिर जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत पंख लगाकर उड़ गया हो, शाल के वृक्ष जमीन में धंस गए हों। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का दृश्य जो है वो दर्शनीय है यानी देखने योग्य है। प्रश्न नंबर 18 पावस में गिरी का गौरव कौन गा रहा है और उत्तेजना का संचार वह कैसे कर पाता है। पर्वत प्रदेश में पावस में जब पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तब पर्वतों से प्रवाहित होने वाले जो झरने हैं, जो गिरी यानी पहाड़ों का जो गौरव होते हैं, उसे गाते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं और अपनी आवाज और गति से प्राणी की नस नस में उत्तेजना यानी उत्साह भर देते हैं।
आप देखेंगे आप कितना एक्साइटेड हो जाते हैं जब झरने देखेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, और जितना सुंदर होगा आप उतना एक्साइट होते हैं, और उनकी आवाज़ तो आपको और एक्साइट करती है। उस पानी में आपको भीगना और उस वहाँ पर टाइम स्पेंड करना कितना आपको आकर्षित करता है, कितना टेम्पटिंग होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपको उत्साह आप में जगाता है। प्रश्न नंबर 19, वर्षा ऋतु में पर्वत की जो प्राकृतिक सुषमा है उसका वर्णन सुमित्रा नंदन पंत की कविता के आधार पर कीजिए। सेम वही प्रश्न आपको यहाँ पर उसी भाव के साथ मिल रहा है कि इस कविता में क्या बताया गया। आप प्रश्नों को अगर समझेंगे तो आपको एक ही भाव समझ में आएगा और आप उत्तर को लिख पाने में समर्थ होंगे। पर्वत प्रदेश में पावस कविता जो है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, इसलिए इनके आगे ये बात जोड़ी जा रही है। इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा काल में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों व अलौकिक दृश्यों का बड़ा सजीव चित्रण किया है। एक बात और ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पर बच्चे ये उत्तर पढ़ के समझ भी रहे होंगे, उन्हें सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज़ कर पाते। कोई बात नहीं है, आप उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें, आप साधारण शब्दों का प्रयोग कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपका उत्तर लिखने का जो तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स उत्तर में शामिल होने चाहिए। तो इस तरीके के शब्द देखकर जो है आप घबराएं ना, और ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके के शब्द ही ऐड करेंगे तभी आपका उत्तर बहुत अच्छा होगा। आपके उत्तर में सारे पॉइंट बहुत पूरे होने चाहिए और अच्छी तरीके से पेश होने चाहिए। और ये जो शब्द है इस तरीके के देखने को मिलते हैं वो इतने भी टफ नहीं होते अगर आप मीनिंग साथ साथ समझते हुए चलें। तो इसलिए आपको सिर्फ उत्तर को समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की, और कविता में जितने भी पॉइंट्स बताए गए और जिस प्रश्न के लिए वो जितने भी पॉइंट जरूरी हैं वो सारे पॉइंट्स आप लिखें, चाहे आप साधारण वाक्य का प्रयोग करते हुए ही क्यों ना लिख रहे हों। कवि कहता है कि जो ये विशाल पर्वत है मानो अपनी ही विशाल रूप को अपने चरणों में स्थित बड़े बड़े तालाबों में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से निहार रहे हों। बहते हुए झरने दर्शकों की नस नस में उमंग भरते हैं और उल्लास भरते हैं। पर्वतों के सीनों को फाड़कर उच्च आकांक्षाओं से युक्त ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है मानो बाहर आ गए हों और अपलक व शांत भाव से, अपलक बिना पलक झपकाए और बहुत ही शांत। आपने खुद ये फील किया होगा, आप कहीं ऐसे सुंदर सी जगह पे गए हों, प्रकृति देख रहे हों, आनंद ले रहे हो पर्वतीय इलाके का, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कुछ अमेजिंग सा नज़ारा आ गया हो तो आप बिना पलक झपके बिना कुछ बोले जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो ये ऐसा ही दृश्य है और आप पलक व शांत भाव से आकाश को निहार रहे हैं। फिर अचानक ही पर्वत मानो बादल रूपी यान के परों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हों। कभी कभी तो ऐसा भी मालूम होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो और उसके भय से विशाल शाल के पेड़ जो हैं जमीन में धंस गए हों। तालों से उठती भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उसमें आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। कवि कहता है कि ये सब देखकर लगता है कि जैसे इंद्र ही अपने इंद्रजाल से खेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 20, पंत जी कल्पना के सुकुमार कवि हैं। कैसे? पंत जी जो है वो कल्पना लोक के सुकुमार कवि। अब आपने देखा होगा कि जो भी इस कविता में बात बताई गई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हर किसी ने इसको देखा हुआ है, लेकिन कवि ने इसको अपनी कल्पना से इस कविता को भी अनोखा बनाया है और साथ ही ये जो अपने विचार उन्होंने कल्पना करके पेश किए हैं वो भी ऐसे विचार हैं जिसको पढ़कर और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होते हैं और उस प्राकृतिक परिवेश को हम इमेजिन कर पाते हैं। तो किस तरीके से आप देखा कवि ने यहाँ पे बताया है कि धुंध होने की वजह से जो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश जो है एक हो गए हैं, पेड़ जो है ज़मीन में धंस गए हैं, तालाब का पानी जल गया है उस धुएं की वजह से। धुआं जैसे कुछ जलता है तो उठता है, पानी जलता है तो भाप बन के उठता है, तो उस धुएं का इस्तेमाल उन्होंने इस तरीके से कल्पना करके कर लिया। तो क्या पंत जी जो है वो कल्पना लोक के सुकुमार कवि हैं, यानी कि कल्पना करने में वो बहुत माहिर हैं। उनकी जो कल्पनाएं हैं वो मन को छू लेती हैं और सुकोमल हैं, बहुत ही कोमल सी कल्पनाएं हैं। उन्होंने अपनी कविता में प्रकृति को एक मनुष्य की तरह क्रियाशील बताया है। उन्होंने पहाड़ को तालाब में और स्वयं को निहारता हुआ दिखाया, पेड़ को हमारी उच्च आकांक्षाओं जैसे गहन चिंतन मुद्रा में खड़ा हुआ और झरने को गौरव गाथा गाते हुए, शाल के वृक्षों को भय से धंसा हुआ, बादलों को पारे के समान चमकीले पंख फड़फड़ा कर उड़ता हुआ और आक्रमण करता हुआ दिखाया गया। ये सब कल्पनाएं जो हैं गतिशील, मौलिक एवं नवीन हैं।
प्रश्न नंबर 21, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये जो पंक्ति का प्रयोग किया है कवि ने, इसकी जो सार्थकता है हमें वो सिद्ध करनी है, या फिर आप इसका अर्थ बताएं, प्रतिपाद्य बताएं, कुछ भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। सचमुच वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पल दृश्य बदल रहे हैं। पर्वतों से प्रवाहित होने वाले झरने पर्वतों का गौरवमान करते हुए पृथ्वी पर झरझर गिर रहे और नस नस में उत्तेजना भरते हैं। कभी तालाब के जल में पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो कभी तालाब में धुआं उठने लगता है। कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे वृक्ष ऊंची आकांक्षाओं के साथ शांत आकाश की ओर आप पलक देखते प्रतीत होते हैं तो कभी वे भयभीत से होकर धरती में धंसे हुए नजर आते हैं। झरने कभी झरझर का संगीत करते हैं तो कभी मोती की लड़ी से सुंदर लगते हैं और ऐसा लगता है पहाड़ों से चांदी का भंडार गिर रहा हो। पानी जब आप देखेंगे बहुत ही साफ सुथरा निर्मल है तो ऐसा लगता है कि वाइट फॉर्म में पानी साफ होने की वजह से चांदी के जैसा रूप ले लेता है, रंग ले लेता है। उसी के लिए कभी कल्पना कर रहा है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों से चांदी का भंडार गिर रहा हो। सफ़ेद धातु अर्थात मोती के रूप में रूप में गिर रहा है तो कभी वे अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति जो है सचमुच ही पल पल अपना रूप बदलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 22, बादलों के उठने तथा वर्षा होने का जो चित्रण है यहाँ पर पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर हमें उसका वर्णन करना है। बादलों के उठने तथा वर्षा होने का जो चित्रण है, वर्षा होने का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है कि बादल अचानक पहाड़ों से इतने भयानक और विशाल आकार में गरजते हुए ऊपर उठे कि जैसे कोई पहाड़ जो है वो बादल रूपी पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गया हो। थोड़ी ही देर में बादल इस तरह धरती पर बरस पड़े मानो आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। उस समय शाल के पेड़ जो है डर के मारे धरती में धंस जाते हैं और तालाब से धुआं उठने लगता है। यह वर्षा होने का जो जीवंत चित्रण किया गया है, यहाँ पर वर्षा होने का जीवंत यानी कि इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कवि ने कि ऐसा लगता है हम उसे फील कर रहे हैं और उस माहौल को जी रहे हैं। प्रश्न नंबर 23, कवि को झरने किस तरह के दिखाई देते हैं और क्यों? कवि के अनुसार बहते हुए झरने जो है मोतियों की माला जैसे दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों से गिरते झरने जिनका जल सफेद झाग की तरह प्रतिबिंबित होता है, बहुत ही मनोरम लगते हैं। मनोरम यानी मन को भाने वाले। पहाड़ों से नीचे कोई मोतियों की माला गिरती जा रही हो ऐसा उन्हें लगता है। इस तरीके से यहाँ पर पर्वत प्रदेश में पावस जो है कविता से संबंधित हमने और भी यहाँ पर प्रश्न जो है डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इसकी टर्म 2 एग्जामिनेशंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें जिससे कि आपकी टर्म 2 एग्जामिनेशन से संबंधित और साथ ही आगे की भी वीडियोज़ जो है यूँ ही मिलते रहे। 10th क्लास के बच्चों को आपके 11th और 12th के लिए भी यूं ही मिलती रहेगी इस चैनल पर वीडियोस। तो चैनल के साथ यूं ही बने रहें, आपको सारी वीडियोस सारा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है और वीडियो इसी तरीके